गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए। तो आज हम कुछ देखेंगे ऐसा टॉपिक जो कि सिटीजनशिप चैप्टर का ही पार्ट है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सबसे पहला, जैसे कि हमने कुछ बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता क्या है। तो ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो पर्सनालिटी होती है जो कभी ना कभी उनके जो एंसेस्टर्स हैं, यानी उनके दादा परदादा जो थे, वो कहीं ना कहीं इंडिया के सिटीज़न थे। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, इनके दादा परदादा लोग फॉरेन के अंदर गए, वहाँ पे सेटल हुए, वहाँ की सिटीजनशिप ली, और फिर ये नेक्स्ट जनरेशन, अभी की प्रेजेंट जनरेशन हमें देखने को मिलती है। तो वो जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं क्या है, इंडिया के साथ उनका कनेक्शन है, हिस्टोरिकल कनेक्शन है, एंसेस्ट्रियल कनेक्शन है। तो उनको बोला जाता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं होते हैं, बट क्या होते हैं कि इंडिया से उनका कनेक्शन देखने को मिलता है ना। तो उनको बोलते हैं हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ऐसे लोग क्या क्यों बेनिफिशियल है हमारी कंट्री के लिए। सबसे पहले तो हमारी कंट्री के लिए ऐसे लोग इसीलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं इनके अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, थोड़ा अटैचमेंट होता है अपनी ओरिजिन कंट्री को लेके। क्यों? क्योंकि इनका आप देखेंगे रिलीजन देखेंगे, है ना, इनका रेस देखेंगे, कहीं ना कहीं इनकी कास्ट भी देखेंगे आप, इनके कलर देखेंगे, है ना, इनकी विचारधारा देखेंगे। कहीं ना कहीं जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो जेनेटिक्स है वो कहीं ना कहीं इनके ओरिजिन इंडिया से ही हैं, तो वो चीज़ें रहती है। तो ये लोग एज अ सॉफ्ट पावर की तरह काम करते हैं इंडिया के फेवर में। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ की गवर्नमेंट है, उनके अंदर सिंपली बात है डेमोक्रेसी। यूएसए को एग्जांपल लेके चलते हैं, यूएसए में डेमोक्रेसी है, तो वहाँ के जो लोग हैं इंडियन ओरिजिन भी है, वहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी देखना हो तो वो लोग इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिसके ऑनर्स है वो इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटीज़ है ना, जैसे सत्या नडेला की बात करते हैं, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी के CEO ओनर, है ना। तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग कहीं ना कहीं उनकी पॉलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो इन्फ्लुएंस के कारण जो वो गवर्नमेंट होती है कहीं ना कहीं वो क्या होती है, फेवर में होती है, सॉफ्ट पावर की तरह काम करती है इंडिया के फेवर में। तो इसीलिए इन लोगों का इम्पोर्टेंस जो है ना बहुत ही है हमारी कंट्री के लिए। तो इन्हीं के प्रोटेक्शंस के लिए और इन्हीं के सर्टेन राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, 2000 के अंदर यानी 2000 के अंदर एक स्कीम लेके आती है जिसको बोलते हैं PIO स्कीम, यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्कीम हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेके आती है। अब इसके कुछ प्रोविज़न क्या देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले एक कार्ड होगा जिसको हम PIO कार्ड बोलेंगे, और ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जो होगा ना वो किन को दिया जाएगा, जो कि कौन होंगे, PIOs होंगे, यानी कहीं कभी ना कभी उनके पास या उनके एंसेस्टर जो हैं, पूर्वज हैं, उनके पास कभी ना कभी क्या होगा, इंडिया की सिटीजनशिप होगी, यानी कि इंडियन पासपोर्ट होगा। तो ऐसे लोगों को ये कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। अब क्यों प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसके कुछ बेनिफिट होंगे तभी प्रोवाइड करेंगे, सिंपल है। तो देखिए बेनिफिट क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखें हम, तो ये लोग जो है ना इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा फॉर 15 ईयर्स। हम जानते हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो हमको एटलीस्ट क्या चाहिए होता है, उस कंट्री का परमिशन लेटर चाहिए होता है, और वो परमिशन लेटर को ही हम क्या बोलते हैं, वीज़ा बोलते हैं, है ना। सर्टेन कंट्रीज़ जो होती है उसकी अलग अलग कंट्रीज़, जैसे कि हम बात करें इंडिया, तो इंडिया के अंदर है ना, USA के अंदर जाना है आपको, UK के अंदर जाना है तो उसकी एम्बेसीज़ होगी और हाई कमिश्नर्स होंगे, हाई कमिश्नर्स होंगे, हाई कमीशंस होंगे। हाई कमीशन जो होता है वो वहाँ पे ऑफिसर्स बैठे होंगे, वो क्या करेंगे, आपको वेरीफाई करेंगे कि उनकी कंट्री में आप जाने वाले हो तो कैसे जाओगे। तो वीज़ा अलाउट करने की जो अथॉरिटी होती है वो क्या होता है, एक परमिशन लेटर होता है कि आप उनकी कंट्री में विज़िट कर सकते हो। अब अगर PIO कार्ड होल्डर जी होंगे तो क्या कर सकते हैं कि इंडिया के वीज़ा के बिना ये लोग इंडिया के अंदर 15 ईयर्स तक, है ना, 15 ईयर्स तक विज़िट कर सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर 6 मंथ तक इनको स्टे करना है तो FRRO, ये क्या होता है, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं। इनमें क्या होता है जनरली कि अगर आप हमारी कंट्री में आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्यों? तो इससे पता चले आप किस कंट्री से आए हो और एक्चुअली आप कहाँ रह रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ली जाती है, जिससे फ्यूचर में आगे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, कोई भी सिक्योरिटी, है ना, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें बनती है, कुछ भी हो सकता है XYZ, तो उससे क्या आइडेंटिफाई किया जा सके। तो अगर आपके पास PIO कार्ड होता है तो आप, और अगर आप 6 मंथ तक का ड्यूरेशन कंटिन्यू इंडिया में रहते हो तो आपको FRRO में रजिस्ट्रेशन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। PIO कार्ड होल्डर है तो आप 15 साल तक इंडिया के अंदर आ सकते हो, रह सकते हो,
ठीक है। 15 साल के अंदर अंदर क्या कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो विदाउट वीज़ा फॉर 15 ईयर्स, और स्टे कर सकते हो 6 मंथ तक FRRO में रजिस्ट्रेशन किए गए। पर सर्टेन हमारी जो साउथ एशिया की कंट्री है, नेबरिंग कंट्री, उनके लिए हम ये अलाउ नहीं करते, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, चाइना एट्सेट्रा, ये लोग एलिजिबल नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें हम बिफोर इंडिपेंडेंस, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पार्ट थे, यानी भारतवर्ष का ये लोग पार्ट ही थे कहीं ना कहीं। तो इनको हम अलाउ क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे लिए ये यहाँ पे तो मोस्टली हमारे इंडियन ओरिजिन के ही पीपल्स देखने को मिलेंगे। जनरली आप देखेंगे तो आसपास की कंट्री में पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन ही देखने को मिलेंगे। तो इनको अलाउ करेंगे तो फ्लडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और इनको इतना कंसेशन दिया जाएगा तो फिर बाहर दूसरों का क्या, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर दूर दूर यूरोप, नॉर्थ साउथ अमेरिका के अंदर जो हमारे देखने को मिलते हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि फ्लडिंग इनकी चालू हो जाएगी। तो इसीलिए इन कंट्रीज़ को अलाउ नहीं किया गया। तो PIO स्कीम समझ में आया, PIO क्या होता है वो समझ में आया, क्यों होता है वो समझ में आया। PIO को लेके स्कीम जो 2000 की है वो समझ में आया, 2000 की, उसके अंदर क्या क्या कंसेशन दिए गए वो भी समझ में आ गए। डन। अब एक और टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या होते हैं? अब देखिए होते क्या हैं कि ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया क्या होते हैं, ये जो इंडिया जो है ना, इंडिया के सिटीजन्स नहीं होते हैं। फर्स्ट थिंग, सेम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की तरह ये क्या होते हैं, इंडिया के सिटीज़न नहीं होते। डन। बट होता क्या है, सेम इनका भी वही रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं ये हिस्टोरिकली इंडिया के साथ जुड़े होते हैं। इनके एंसेस्टर्स हो गए, ये लोग कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जुड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को कि एंटी इंडिया में प्रमोट करना है ना, क्योंकि एज अ सॉफ्ट पावर काम करते हैं फॉरेन नेशंस के अंदर इंडिया के लिए। कहीं ना कहीं अगर इंडिया का क्वेश्चन आएगा इनकी कंट्री में तो ये लोग सपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, वो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है। सीधी सी बात है, अगर USA का सिटीज़न होगा तो USA के लिए नेशनलिज्म होगा, नो डाउट। बट कहीं ना कहीं अगर आप आपका ओरिजिन जो है ना, उसके लिए कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ा बहुत तो नेशनलिज्म होता ही है। और उसी कारण से ये लोग क्या करते हैं, इंडिया के लिए एज अ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का काम करते हैं। तो उन्हीं के लिए ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया 2005 के अंदर ये स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट के द्वारा। और वही जो हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, कॉन्स्टिट्यूशनल ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, उसको अमेंड किया गया था 2005 के अंदर, और OCI स्कीम्स लेके आई थी गवर्नमेंट। इसके तहत क्या कर सकते हैं, अब अपने ने PIO के अंदर देखा कि आप 15 ईयर्स तक विदाउट वीज़ा विजिट कर सकते हो इंडिया के अंदर। पर आपके पास OCI कार्ड है ना, तो आप लाइफ टाइम जो है ना विदाउट वीज़ा एंट्री कर सकते हो इंडिया के अंदर, लाइफ टाइम। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम क्या करना है, FRRO के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। डन। बट कुछ एक्सेप्शंस भी है इसके, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन कंट्रीज़ के सिटीजन से इनको अलाउ नहीं है कि वो OCI कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। डन। सेम रीज़न वही है, क्योंकि क्या है, ये हिस्टोरिकली इंडिया का पार्ट ही था बिफोर इंडिपेंडेंस। अगर इनको अलाउ करेंगे तो फ्लडिंग चालू हो जाएगी। अब इतने सारे लोगों को अगर OCI कार्ड देंगे हम, तो सीधी सी बात है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो वेल नोन कंट्रीज़ है उसके अंदर हमारे जो PIOs है, OCIs है, उनका अफेक्ट, उनके इंटरेस्ट को क्या होगा, अफेक्ट होगा। तो इसीलिए क्या किया हमने, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को भी अलाउ नहीं किया। तो PIO समझ में आया, OCI समझ में आया, स्कीम समझ में आई, 2002 और 2005 की स्कीम है, क्या क्या कंसेशंस है वो भी समझ में आते हैं। डन। राइट। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, OCI कार्ड होल्डर स्कीम। अब क्या होता है, देखो 2000 के अंदर हमने PIOs देखी, 2005 के अंदर हमने OCI देखी। अब होता क्या है कि इसको लेके बहुत ही कन्फ्यूज़न होने लगी लोगों के अंदर कि भाई इंडिया तो ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, बट इंडिया याद रखना नेवर फॉलो द ड्यूअल सिटीजनशिप। इंडिया सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। वो हम देख चुके हैं आगे भी सिटीजनशिप वाले आगे के टॉपिक्स के अंदर। डन। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2002 की PIO स्कीम है और OCI स्कीम 2005 की, दोनों को मर्ज करते हैं 2015 के अंदर, और एक स्कीम लेके आते हैं जिसको बोला जाता है OCI कार्ड होल्डर स्कीम। 2015 की है OCI कार्ड होल्डर स्कीम। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहली चीज़ PIO और OCI स्कीम को दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, और इसके प्रोविज़न देखो आप, और भी लिबरल प्रोविज़न बनाए जाते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट वही है कि हमारे इंडियन ओरिजिन पीपल्स हैं, उनको थोड़ा हम कंसेशन देंगे इंडिया के अंदर एंट्री करने के लिए, है ना। तो क्या है, सबसे पहला प्रोविज़न है कि विज़िट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा फॉर अ लाइफ टाइम, पहला प्रोविज़न। दूसरा, सेम FRRO के अंदर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन। साथ ही साथ क्या होता है कि स्टे कर सकते हैं, ठीक है, 5 ईयर्स तक ये लोग स्टे करें, है ना। 5 ईयर्स से इनका स्टे देखने को मिला इंडिया के अंदर। इसके बाद ये लोग क्या है, इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन। मीन्स ऑफ रजिस्ट्रेशन देखा था आपने ने, 5 वेज ऑफ एप्लीकेशन हो गया।
अगर अप्लाई करना है इंडियन सिटीजनशिप के लिए तो 5 तरीके हमें देखने को मिलते हैं, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, है ना, और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो अगर 5 साल तक ये लोग इंडिया में रुके हैं तो उसके बाद ये लोग क्या कर सकते हैं, थ्रू रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए। डन। और ऐसा नहीं है कि एक बार इनको अगर OCI कार्ड होल्डर स्कीम के तहत OCI कार्ड दे दिया तो इनका रजिस्ट्रेशन है ना, इनका OCI कार्ड जो है ना वो कभी कैंसिल नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ 6 ग्राउंड जैसे देखने को मिलते हैं, ये 6 ग्राउंड के मैनर पे क्या है, इनका OCI कार्ड कैंसिल किया जा सकता है। 6 ग्राउंड जो है ना वो तो रिसेंटली ऐड किया गया था कि आप वायोलेट करते हो कोई भी लॉ, एनी लॉ इन द कंट्री, तो आपका OCI कार्ड होल्डर कार्ड जो है ना वो कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से कि आप ऐसे कोई सिक्योरिटी ऑफ द नेशंस को थ्रेट करते हो, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिलीफ नहीं है, आप हमारे आइडियल्स हैं, हमारी नेशनल प्राइड है, हमारे स्कल्पचर्स हैं, है ना, हमारा नेशनल एंथम है, फ्लैग है, इनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया को थ्रेट करते हो, वॉर के ड्यूरेशन में आप क्या करते हो, एनिमीज़ है उनका साथ देते हो, स्पाई का काम करते हो, उनको इन्फॉर्मेशन देते हो, हमारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, इंटेलिजेंस और आर्मी की इन्फॉर्मेशन, तो भी क्या किया जा सकता है, आपका OCI कार्ड जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है। डन। तो समझ में आया कि OCI कार्ड होल्डर स्कीम क्या थी 2015 की, जो कि मर्ज करके बनाई गई दोनों अर्लियर जो स्कीम थी, PI और OCI। डन। तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। उसके बाद हम चलते NRI और डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जनरली लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, बोले यार डोमिसाइल क्या है और NRI हमारे सिटीज़न है कि बाहर के नहीं। तो देखिए जब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं NRI। NRI क्या होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, ऐसे रेजिडेंट जो कि सिटीज़न हैं इंडिया के बट वो रिजाइड नहीं करते इंडिया में, आउटसाइड इंडिया रहते हैं। फॉर हो सकता है फॉर किसके लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, फॉर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा सकते हैं, कोई दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा सकते हैं, है ना। तो वो सारे रीज़न के कारण क्या करते हैं, ये जो होते हैं NRIs हो गया, वो इंडिया के अंदर रुकते नहीं हैं, बाहर रहते हैं पर सिटीज़न ऑफ इंडिया ही होते हैं। अब सिटीज़न ऑफ इंडिया है तो इनको सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, है ना। तो अब NRI की कोई डेफिनेशन है इंडिया में, यस डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है इंडिया के अंदर कि भाई कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया जो आउटसाइड ऑफ कंट्री रहता है मोर देन 182 डेज इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, है ना, तो उसको हम NRI कंसिडर करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया है वो कोई एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, फाइनेंशियल ईयर के अंदर मोर देन 182 डेज़ फॉरेन में रहता है, इंडिया की टेरिटरी के बाहर रहता है, तो उसको हम NRI बोलेंगे। डन। और साथ ही साथ क्या होता है, अब 2020 और 2021 का जो बजट था, 2020 और 2021 का जो बजट था, उसके अंदर क्या किया गवर्नमेंट ने, देखा कि जो NRIs है ना, ये लोग क्या करते हैं, फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस करते हैं, टैक्सेस जो है ना इसका इवेजन का काम करते हैं लोग। क्योंकि जनरली क्या होता है, NRIs फॉरेन के अंदर काम करते हैं ना, तो उनको जो टैक्स पे करना होता है ना वो फॉरेन गवर्नमेंट को करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम वो लोग क्या रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो टैक्स पे भी किसको करेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ को ही करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसी लूप होल्स का यूज़ कर रहे हैं सिस्टम के, ये 182 डेज़ वाले, और टैक्स का इवेजन कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, थ्रू द बजट, इन द बजट ऑफ 2020-2021 उन्होंने और क्राइटेरिया रख दिए। क्राइटेरिया क्या किए, तो उन्होंने ये क्राइटेरिया रख दिए कि आप कोई भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर 182 डेज़ जो था ना उसको 120 डेज़ कर दिया। 120 डेज़ तक इंडिया में हो, 120 एटलीस्ट 120 या उससे ज़्यादा दिन तक इंडिया में हो, और आपकी इनकम जो है टैक्स लायबिलिटी है मोर देन 15 लाख होती है, यानी आप अर्निंग करते हो मोर देन 15 लाख, तो यू आर नो लॉन्गर द NRI। तुमको NRI का टैग नहीं मिलेगा और आपको टैक्स लायबिलिटी इसी कंट्री में होगी। समझ में आया। तो 2020-21 के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, ये जो डेज़ की लिमिट है 182 से 120 कर दी, और अगर टैक्स लायबिलिटी 15 लाख या उससे ज़्यादा है तो आप जो है ना NRI नहीं हो, और आपकी टैक्स लायबिलिटी इंडिया के अंदर है, यानी कि इंडिया के अंदर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। डन। तो NRI का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इंडिया के सिटीज़न ही होते हैं, सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट है उनके पास, राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन है, राइट टू एक्वायर द प्रॉपर्टी है ना, एग्रीकल्चर लैंड है, राइट तो है इनके पास, सारे राइट्स है जो एक इंडियन सिटीज़न के पास है। बट ये लोग रह रहे बाहर है बस, दैट्स इट, कोई दूसरे पर्पज़ के कारण, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, है ना, इन सब चीज़ों के डन NRI। अब बता डोमिसाइल, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। तो डोमिसाइल का मतलब हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो सबसे पहली चीज़ है डोमिसाइल। जनरली है ना, डोमिसाइल जिनके पास होता है वो डोमिसाइल का मतलब ये नहीं होता है कि फॉरेन सिटीजनशिप है आपके पास। डोमिसाइल का मतलब आप सिटीज़न हो इंडिया के, बट एक पर्टिकुलर एरिया में आप रह रहे हो,
उस चीज़ का क्या एक प्रमाण है ना, उस चीज़ का एविडेंस है डोमिसाइल। जैसे कि हम डोमिसाइल को क्या बोल सकते हैं, रेजिडेंस बोल सकते हैं। अब डोमिसाइल का मतलब, डोमिसाइल का क्या है, तो डोमिसाइल को हम बोल सकते हैं कि भाई रेजिडेंस हो प्लस इंटेंशन टू रिजाइड फॉर अ इंडेफिनिट पीरियड, है ना। एक जगह रह रहे हो पर आपका इंटेंशन है कि वहीं पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहने का, कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि इतने टाइम बाद मैं निकल जाऊँगा, तो उसको हम बोलते हैं वो पर्टिकुलर एरिया का डोमिसाइल है तुम्हारे पास। जैसे कि हम बात करें, अब और भी ज़्यादा बात करें, हम इसको डेप्थ में समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहली चीज़ है डोमिसाइल को डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट थिंग। दूसरी क्या है, दो टाइप के डोमिसाइल होते हैं, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, है ना, और दूसरा डोमिसाइल ऑफ चॉइस। ये दो टाइप के डोमिसाइल देखने को मिलते हैं। अब डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन क्या होता है, पहली चीज़ हम बात करें तो भाई डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन नाम से ही पता चल रहा है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बॉर्न हुए हो, आपका जन्म हुआ है, प्लस वहीं पे हो आप, आपकी एजुकेशन भी वहीं से हुई है, आपका एम्प्लॉयमेंट भी वहीं से है ना, और आप वहीं रिजाइड करते हो, तो आपके पास जो डोमिसाइल हो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन कहा जाए, क्योंकि आप पैदा भी वहीं हुए हो और आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, आपका करियर हो गया, सब वहीं बन रहा है। दिल्ली में पैदा हुए हो, है ना, और करियर, आपका एजुकेशन और आपका करियर सब दिल्ली में ही है, तो उसको हम बोलते हैं हम डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। डन। अब सेकेंड टाइप्स की बात करते हैं जो कि है डोमिसाइल ऑफ चॉइस। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपका बर्थ जो है वो दिल्ली में हुआ है, फिर एजुकेशन के लिए आप कर्नाटका चले गए, है ना, और आपका करियर आपने कर्नाटका में बनाया, तो डोमिसाइल ऑफ चॉइस क्या है आपका, कर्नाटका है। भले आपका बर्थ जो है वो दिल्ली में हुआ है, पर चॉइस के थ्रू आप डोमिसाइल आपका कहाँ का रहेगा, कर्नाटका। क्यों, क्योंकि आप वहाँ से माइग्रेट हुए, एजुकेशन आपने कर्नाटका में ली, और दूसरा आपने अपना करियर भी कर्नाटका के अंदर बनाया। डन। तो आपके पास जो डोमिसाइल है वो डोमिसाइल ऑफ चॉइस कहाँ का है, कर्नाटका का है। तो समझ में आया डोमिसाइल का इन शॉर्ट के अंदर मतलब क्या होता है, रेजिडेंट प्लस इंटेंशन टू रिसाइड फॉर द इनडेफिनिट पीरियड। दो टाइप के होते हैं, एक तो चॉइस के कारण आपकी चॉइस थी कि आपको एजुकेशन कहीं और लेना है, एम्प्लॉयमेंट कहीं और लेना है, और बर्थ कहीं और है आपका। और डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, तो जहाँ पैदा हुआ है वहीं एजुकेशन, वहीं आपका करियर, तो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। डन। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है आपको, यस। एनआरआई और डोमिसाइल में डिफरेंस भी समझ में आ गया। डन। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं जो कि करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ही न्यूज़ में रहा है ये टॉपिक। डन। वो टॉपिक्स क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि भाई सिटीजनशिप एक्ट जो है वो 1955 का है, हम देख चुके हैं ऑलरेडी। डन। अब उसके अंदर क्या वेरियस टाइम के अंदर टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। 2003 का था, इससे प्रायर का अमेंडमेंट, है ना। फिर उसके बाद 2019 के अंदर किया गया रिसेंट अमेंडमेंट। अब ये जो 2019 का अमेंडमेंट था वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर, तो उसके अंदर क्या चेंज किए गए, और बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा ये चीज़ें। और रिसेंटली क्या हुआ है, रूल्स नोटिफाई किए गए होम मिनिस्ट्री के द्वारा कि भाई सिटीजनशिप कैसे देंगे, है ना, रेजिडेंट जो है ना वो प्रूव कैसे करेंगे, आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन प्रूव कैसे करेंगे, है ना, रिलीजन कैसे प्रूव करेंगे, तो उसके लिए डिटेल गाइडलाइन रिसेंटली दी और अभी सिटीजनशिप प्रोवाइड की जा रही है। इसी के कारण ये चीज़ें न्यूज़ में। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या बोलता है, सबसे पहला ये जो एक्ट है ना वो ग्रांट करता है सिटीजनशिप किसको, माइग्रेंट्स को। और याद रखना इलीगल माइग्रेंट्स को नहीं करता है, क्योंकि आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है स्टेटमेंट कि भाई अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 द सिटीजनशिप इज़ ग्रांटेड टू द इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम द 3 कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि इलीगल नहीं होंगे, वो इलीगल थे पर उनको डीम्ड कंसिडर किया जाएगा एज अ लीगल, ठीक है। दे विल बी डीम्ड एज अ लीगल सिटीजन, है, दे विल बी डीम्ड एज अ लीगल माइग्रेंट। तो इलीगल माइग्रेंट्स को किसी भी हालत में हम सिटीजनशिप नहीं देते हैं, ये याद रखना। डन। किस लिए था, टू ग्रांट द सिटीजनशिप टू द माइग्रेंट्स फ्रॉम द 3 कंट्री, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो माइग्रेंट्स थे, रिलीजियस बेस्ड माइनॉरिटीज़ थी, है ना, जो कि इंडिया के अंडर एंटर हुई थी बिफोर 31 दिसंबर 2014। डन। तो ये जो क्या है डेडलाइन थी भाई 31 दिसंबर 2014 से पहले रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो थी, जैसे कि हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन थे, है ना, जो कि बिलोंग करते थे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, तो उन लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी इस एक्ट के तहत। डन। और साथ ही साथ उनके पास अर्लियर जो चार्जेस उन पे लगाए गए थे, अब ये लोग 2014 से तो आ गए बराबर इंडिया में, अब इन पर चार्जेस भी लगाए गए थे, इलीगल माइग्रेंट से ये करते हैं वो करते हैं, सिटीजनशिप रॉन्ग वे में ले रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन जो है इनका, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इनका गलत बता रहे हैं, तो वो सारे चार्जेस जो है ना वो भी साइड कर दिए जाएंगे। डन। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है, तो कॉन्सेप्ट यही है
कि ये जो 3 कंट्री है हमारे आसपास की, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, जैसे कि 6 रिलीजियस माइनॉरिटी, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी में इस कंट्री में, ये जनरली क्या है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ है। हम जानते हैं इस्लाम डोमिनेंट है यहाँ पे, ख़ास करके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर। बांग्लादेश के अंदर तो ठीक है, इतना मेजरली अफेक्ट नहीं करता है रिलीजन। तो रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे कि हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन, क्रिश्चियन हो गया, इनको क्या सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी अगर ये एंटर हुए इंडिया के अंदर बिफोर 31 दिसंबर 2014। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लेके आए थे, तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना था ऑफिशियली कि इन जो 3 कंट्रीज़ के अंदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जिनको हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, इनके साथ परसिक्यूशन देखने को मिलता है, इनको प्रताड़ित किया जाता है ना, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनका रिलीजियस फोर्सफुल कन्वर्जन देखने को मिलता है ना। और आज भी हम सुनते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर तोड़ दिए गए हैं, जो सिख कम्युनिटी जो है उनकी महिलाओं के साथ रेप के केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यानी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को भी मिल रही है एक्चुअली मीडिया के अंदर, प्रेजेंटली करंट अफेयर्स में हम देखते हैं ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये लॉजिक था गवर्नमेंट का कि इसीलिए हम क्या है, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी जो है उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करेंगे ताकि वो ईजिली इंडिया के अंदर रिजाइड कर सकें। देन तो इसीलिए 2019 में अमेंडमेंट किया गया था। और रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि 2019 से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स रेगुलेशन चाहिए, तो रूल्स रेगुलेशन रिसेंटली MHA ने नोटिफाई किए हैं और उसके तहत अभी कंटिन्यू सिटीजनशिप दी जा रही है। देन तो ये कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। क्लियर, आइडिया आ रहा ना। बस तो इसी के, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। 3 टॉपिक हमने डिस्कस किए मेन, मोर और लेस। पहला PIOs कार्ड होल्डर स्कीम 2002 की, फिर OCI कार्ड होल्डर स्कीम 2005 की, दोनों को मर्ज करके 2015 के अंदर OCI कार्ड होल्डर स्कीम लेके आए। उसके बाद हमने NRI और डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट देखा क्या होता है, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कि हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का था, उसको अमेंड करके क्या क्या प्रोविजंस है उसके, है ना। और ये चीज़ें कंट्रोवर्सी में भी हैं और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था वो भी देखा गवर्नमेंट का। डन। बस तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे और साथ ही हमारा जो चैप्टर है सिटीजनशिप वो भी कंप्लीट करेंगे। कल से हमारा जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, वो बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना वो हमारे डे टू डे लाइफ में और हमेशा करंट में रहता ही है, जो कि है क्या, फंडामेंटल राइट्स। डन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। तो कल से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जो कि होने वाला है फंडामेंटल राइट्स, राइट। तो बस इसी के साथ कंप्लीट करेंगे हमारा ये लेक्चर। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एटलीस्ट, क्योंकि जिस टाइप के व्यूज़ आ रहे हैं तो मेरा भी मोटिवेशन जो है ना वो कम होता जा रहा है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए ताकि हम हमारी पॉलिटी की सीरीज़ कंटिन्यू कर सके और बहुत से इनिशिएटिव और भी हैं उनको भी लिया जा सके पूरी एंथुसियाज्म, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, राइट। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, है ना, और लाइक करिए। चलिए तो मिलते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।